सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल जी शर्मा कैलाश अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के पद पर कार्य कर रहा हूं और मैं आज आप लोगों को मंकी पॉक्स जो बीमारी जिसके बारे में सब तरफ चर्चा है उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताना चाहूँगा, जिससे आम जनता इस बारे में समझे उसको क्या करना है, कैसे सतर्क रहना है। इस प्रकार इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। देखिए, मंकी पॉक्स जो है ये स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही एक वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जिसे कहते हैं, और एक ही वायरल डिजीज है। जिस प्रकार और वायरल डिजीजेज आप लोगों ने सबने देखी हैं, डेंगू है, कोविड है, हम लोगों ने सबको इसको फेस किया है, उसी प्रकार का ये एक वायरल बीमारी है। देखिए, मंकी पॉक्स क्योंकि अभी चर्चा में आया है और सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है, भारतीय सरकार ने भी इसके बारे में कहा है, तो मंकी पॉक्स जैसा मैंने बताया ये स्मॉल पॉक्स वायरस से ही फैलता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 1 से 2 हफ्ते के पीरियड है के बीच में है। इस दौरान ये वायरस आपके शरीर में आता है और उसके बाद अपने लक्षण लेकर आता है। तो लक्षणों में सबसे पहले ये लगभग 2 हफ्ते इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद ये सबसे पहले बहुत तेज़ बुखार होता है, 103, 104। उसके साथ शरीर में दर्द जिसे हम माइल्जिया कहते हैं, बॉडी में दर्द जैसे कि डेंगू के मरीजों में होता है, सारा शरीर टूटने लगता है और उसके बाद लगभग 3-4 दिन इस सिम्टम्स के बाद जो मेन सिम्टम्स इसके लक्षण जो हैं वो हमारे शरीर पे जो दाग बनने लगते हैं, जैसे लोगों ने चिकन पॉक्स में देखे हैं या पुराने समय में स्मॉल पॉक्स में देखे थे। ये जो दाग बनते हैं ये हमारे चेहरे पे आएंगे, हाथ पैरों में आएंगे और भी हिस्सों में आएंगे, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि मुंह के अंदर और जेनाइटल्स में भी आ सकते हैं और इसका एक समय है, धीरे धीरे करके ये जो लक्षण आते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि ये दूसरी बीमारियों से कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी जिसके साथ हमें सोचना चाहिए वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक दूसरे वायरस से होती है जैसे कि हर्पीस वायरस है, लेकिन लक्षणों में मेन जो मुख्य जो डिफरेंट करता है इसको, हमारे मंकी पॉक्स में जो है लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो गांठें बन जाती हैं लिम्फ नोड्स, ये हमारे चिकन पॉक्स में नहीं होता। दूसरा, मंकी पॉक्स एक साथ सारे लक्षण एक साथ आते हैं और चिकन पॉक्स में धीरे धीरे करके वेव्स की तरह से लक्षण या जो स्किन के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं वो वेव्स में आते हैं। दूसरा, हमारा मंकी पॉक्स के जो ये दाग बनते हैं हमारे शरीर पर, ये बहुत पेनफुल होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में ये पेनफुल नहीं होते। इस प्रकार से हम इसको मेनली जो लिम्फ नोड से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मंकी पॉक्स क्योंकि वायरस है, ये इसका मेन ट्रांसमिशन जो है इसको ये बोला जाता है जूनोटिक डिजीज है ये, यानी एनिमल्स जानवरों से ये फैलती है। सबसे पहले जो इसका आउटब्रेक हुआ था ये डेनमार्क में 1958 में लैब में मंकी जो जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं बंदरों पे, उससे ये आदमियों में आ गया था। तो मुख्यतः जो मेन हमारे जो जानवर जिनसे फैलता है वो है बंदर या स्कुरिल यानी गिलहरियाँ और चूहे। इनसे जब भी इंसान का इनके साथ इंटरेक्शन होगा, या तो वाइल्ड लाइफ में जब लोग जाते हैं वहाँ उनके साथ, या इन जानवरों का कहीं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की तरह अगर ये होंगे, या इनका कोई अध पका मांस कोई खाता है जानवरों का, इस प्रकार ये जानवरों से और हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये इन्फेक्शन आता है और फिर ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, एक ट्रांसमिट होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे में भी जा सकती है। और मेनली जो जाने का कारण है जो स्किन में मैंने बताया था, खाल में जो आपके धब्बे बन जाते हैं, जो पेप्यूल्स वेसिकल्स हो जाते हैं, जो इनके घाव बन जाते हैं, उनमें से जो पानी निकलता है वो एक से दूसरे में जाने में हो जाएगा। यानी एक बीमार आदमी के अगर कपड़े आप शेयर करें, उन्हें धोए ना, या जो सरफेसेस होती हैं जहाँ वो छूता है, मतलब आप लगभग इस तरह समझ लीजिए जैसे कि कोविड में बीमारी फैला करती थी और उस प्रकार से ये फैलता है। और एक बार अगर कीटाणु वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ गया तो ये खांसने छींकने से भी फैल सकता है। इस प्रकार तो ये ट्रांसमिशन है। प्रिवेंटिव मेजर जो दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रिवेंशन, इसका मुख्य ये है कि इसके लिए वैक्सीन आ गई है। जैसे कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन, ऐसी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, ये लगभग सेम वैक्सीन हैं और ये वैक्सीन किसी को लगाया जाए तो इससे ये बच सकता है। दूसरा, इसको बचाने के लिए वही कोविड वाले ही मेजर्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। कोई पेशेंट अगर है तो उससे डिस्टेंस कर लिया जाए, उसके कपड़ों का इस्तेमाल ना करे जाए, उसको धो करके इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर हैंड हाइजीन जैसे बताया जाता था उस समय के हाथ साफ करने हैं। और बेसिक 2 ही तरीके हैं बचने के, वैक्सीन है या फिर आप उस मरीज से बचिए।
सोशल डिस्टेंसिंग। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स थी, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो गई है, लेकिन ये मंकी पॉक्स का जो मेन ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसका मतलब कि इसका कोई मेन ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मेन जो इसका इलाज है सपोर्टिव है। जैसे कि बुखार आए तो बुखार का इलाज कर लिया आपने, जो स्किन पे जो लीजन्स आते हैं या दाग बनते हैं उनको ट्रीट करो, उनको ठीक से केयर करो जिससे वो फैले ना। तो मेन मुख्यतः आप ये मान के चलिए कि ये बीमारी का इलाज सपोर्टिव है, कोई क्लियर इलाज अभी तक नहीं है। एंटीवायरल्स को ट्राई किया जा सकता है, जैसे कि टीकोवायरीमेट करके एक एंटीवायरल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मंकी पॉक्स के लक्षण हमें लग रहे हैं, पहले तो हमें लक्षण पता होंगे तब हम समझेंगे कि हमें हो रहा है। तो सबसे पहला काम, अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए अपने घर वालों से। जहाँ जहाँ आपका, या तो आप जहाँ काम पे जा रहे हैं उन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है, हैंड हाइजीन, और आपको बुखार का इलाज करना है। और दूसरा, जो आपके स्किन के ऊपर जो लीजन्स आ रहे हैं वो फैलने नहीं चाहिए, ख़ास तौर से जब उनमें पानी आने लगता है तो कपड़ों से या उससे ये फैल सकता है। तो हमें सबसे पहले चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए कि उसके लिए क्या करना है, उसका प्रॉपर इलाज लिया जाए। एंटीवायरल्स का यूज़ है तो वो किया जाए। और दूसरा काम ये है कि हमें अपने से दूसरे को बचाना है, कि हमसे वो बीमारी दूसरे को ना जाए। और साथ ही साथ हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर लेना चाहिए, और इसको पक्का करने के लिए जो डायग्नोसिस है उसको एक PCR टेस्ट होता है, वायरल PCR, वो करके कंफर्म करना चाहिए कि मंकी पॉक्स है कि नहीं। अगर जैसे ही हमें शक होता है तो इसे कंफर्म करना चाहिए लैब डायग्नोसिस से। नहीं, अब तक की जो हमारी रिसर्च है उसमें ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका एक समय है, 2 से 4 हफ्ते का इसका टाइम है। इस समय ये बुखार से शुरू होकर के और खाल में जो ये दाग बनाता है या जो पैप्यूल्स मैक्यूल्स बनते हैं, वो अगर आप इसको छेड़ें ना स्किन को तो ये निशान नहीं बनेंगे। पहले आपने देखा कि स्मॉल पॉक्स के टाइम में लोगों के निशान बन जाते थे चेहरे पे, हाथों पे, जहाँ जहाँ ये होता था। तो हमें इन दागों को छेड़ना नहीं चाहिए, इनको अपने हिसाब से, इनका इलाज अपने आप से इनको गिर जाने देना चाहिए धीरे धीरे करके। तो कोई लॉन्ग टर्म इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जैसे पेशेंट्स होते हैं, तो उनको सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे निमोनिया या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं, बट एज सच ये बहुत रेयर है। मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स आप समझ जाएं अगर, तो ये है कि हाई ग्रेड फीवर है, लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी एक होता है। तो सबसे पहले आप घर में ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, या पेन के लिए कोई मेडिकेशंस ले सकते हैं। और स्किन पे जो आपके जो धब्बे बनते हैं, दाग बनते हैं, उनका आपका इलाज है, उनकी साफ़ सफाई करनी है, एंटीबायोटिक से क्लीन कर सकते हैं। और मेडिकल एडवाइस आप ले सकते हैं अगर आपका बुखार बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, या जो स्किन पे पैप्यूल्स मैक्यूल्स जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मेडिकल एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन वैसे भी मेडिकल एडवाइस, अगर आपका डायग्नोसिस बन जाता है मंकी पॉक्स का, तो आपको अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। मंकी पॉक्स एक टिपिकल वायरल डिजीज़ है। तो इसका मैंने आपको बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड 6 दिन से और 13 दिन के बीच है। यानी इस दौरान जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है, आता है, तो वो 13 दिन के बाद अपने सिम्टम शुरू करता है। तो शुरू के 3-4 दिन जो है बुखार का समय है, माइल्जिया, लिम्फ नोड्स का। 3-4 दिन बाद फिर स्किन के जो लीजन्स हैं वो शुरू होते हैं। सो टोटल जो समय इसका देखा गया है 2 से 4 हफ्ते है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और थोड़ा जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मे भी 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक भी ये बीमारी के लक्षण रह सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जूनोटिक डिजीज़ है, यानी जानवरों से आदमियों में फैलने वाली बीमारी है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, बंदर है, ये स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, चूहे, इनसे ये बीमारी आमतौर पे फैल सकती है। तो हमें प्रिवेंशन ये लेना चाहिए कि जब भी हम
ऐसे एरियाज में जा रहे हैं, जो बहुत से ऐसे देश हैं जो अफ्रीका में, कॉन्गो जो है एक कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे देशों में एंडेमिक एरियाज जो हैं मंकी पॉक्स के, वहाँ जानवरों से इंटरेक्शन अगर आपका कुछ ऐसा होना है, आप वाइल्ड लाइफ जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो बेटर है कि आप वैक्सीनेट करके जाइए अपने को ऐसे एरियाज़ में, एंडेमिक एरियाज़ में। दूसरा, अगर आपका जानवरों के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन है, आप उसी तरह के ऑक्यूपेशन में हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से चीज़ों का कि उनका फ्लूइड, जानवरों का कोई फ्लूइड या इस तरह का कोई आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो इस प्रकार जानवरों को जो भी उनको पकाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो भी एक फैलने का एक सिरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पेट्स आम तौर पे आपके पास जो पेट्स होते हैं, ये कुत्ता या बिल्ली, इस प्रकार के पेट्स होते हैं अपने इंडिया में। तो इन जानवरों में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स मुख्यतः बंदरों में, गिलहरी या चूहे या और जो छोटे मैमल्स होते हैं उनके अंदर ही पाया गया। अभी तक जो हाउस पेट्स हैं उनके अंदर इसका कोई ऐसे रिसर्च में हमें अब तक नहीं पाया गया। बट फिर भी अगर मंकी पॉक्स आता है और आपको पता चलता है कि शहर में है या अपने स्टेट के अंदर आ जाता है, तो जानवरों से फिर आपको थोड़ा डिस्टेंसिंग रखना शुरू कर देना चाहिए। पेट्स से भी आपको थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। मंकी पॉक्स के लिए इंडिया के अंदर भी इसका जो स्वास्थ्य विभाग है उसने चेतावनी दी है। WHO ने भी 2022 से और 24 तक ये चेतावनी दी है, अलग अलग देशों में कहा गया है। इवन हमारी स्टेट उत्तराखंड में भी जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं उनकी तरफ से भी चेतावनी है कि चिकित्सक और इवन जो आम जनता है वो भी इस चीज़ के लिए ध्यान रखे कि कोई भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उनसे आपको तुरंत अथॉरिटीज़ को बताएं, चिकित्सक को बताएं। और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भी अपने सिस्टम्स डेवलप करे हुए हैं। छोटे जिला अस्पतालों में और छोटे हॉस्पिटल्स में भी ये सब चीज़ें अरेंजमेंट हैं। और लैब्स भी बहुत से हैं जिनमें इस PCR टेक्निक को रखा गया है, तैयार रखा गया है। और चूँकि ये एक आम वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए कोई भी चिकित्सक, जो फिजिशियंस हैं, वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ बहुत करने को नहीं है। और आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये बीमारी पाई जाती है, तो ये ऐसी सुविधाएं किसी भी बड़े अस्पतालों में इसको तुरंत से करा जा सकता है। तो कोई ऐसी बहुत परेशानी नहीं है इस बारे में। धन्यवाद।